गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ धीरज, जरूर जाइए 5 मिनट आप लोग। चलिए, किसका किसका मैसेज है? महेश गुड मॉर्निंग, अमित गुड मॉर्निंग, घनश्याम गुड मॉर्निंग, रानी कुंदन गुड मॉर्निंग। 6 लोग आ गए हैं। तो कल जो क्लास ली थी उसी के आगे। हाँ, उसी कुछ कहना है? मैं म्यूट करने जा रहा हूँ। कुछ कहना है? हाँ, रिकॉर्डिंग तो है। अब आज जाना नहीं तुम, धीरज। जी सर। धीरज, लगवा के तुम निकल जाते हो क्लास। अरे सर घर चले गए थे परसों, इसीलिए 2 दिन से नहीं थे। लेकिन रिकॉर्डिंग तो डेली लगवाते थे तुम। सर बाद में क्लास में कर लूंगा ना, इसीलिए लगवाए हैं। अभी कहाँ हो? आ गए हैं सर, आज इलाहाबाद आ गए, अभी पहुंचे हैं जस्ट। पूरी क्लास लेनी है आज? जी सर, रूम बैठे हैं कुर्सी मेज पे। तो चलिए, मैं म्यूट कर दे रहा हूँ आप लोग को। तो चलिए, आज जो क्लास जो मैंने कल छोड़ी थी उसी के आगे क्लास है। और कल मैंने जो आप लोग को पढ़ाया था वो अंग्रेजी कंपनी पढ़ा रहे थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैंने आपको आधी जानकारी दे दी थी। और अब हम लोग सीधे चलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी में पूर्वी भारत की ओर। यानी किधर चलते हैं हम लोग? पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत। और पूर्वी भारत जाते हैं तो हम लोग ये आते हैं, ये आपका पूर्वी भारत पूरा, ये वाला हिस्सा, ये पूर्वी भारत। तो यहाँ पर जो पूर्वी भारत की बात हो रही है, विशेष तौर से उड़ीसा और बंगाल की बात कर रहे हैं हम। तो उड़ीसा में ध्यान देना, पिपली, बालासोर, बालासोर और हरिहर, ये उड़ीसा के स्थान हैं। इन स्थानों पर, इन तीनों स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1633 में 1633 में अपनी अपनी फैक्ट्रियां, अब 3 है तो कहेंगे फैक्ट्रियां, अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। याद कर लीजिएगा, मैंने ये कहा है कि उड़ीसा का स्थान है पिपली, बालासोर, हरिहरपुर। ये 3 स्थान हैं
एक का नाम पिपली, बालासोर, हरिहरपुर। ये तीनों स्थान पर एक ही समय में यहां पर अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की गई। ये फैक्ट्री 1633 में स्थापित ईस्ट इंडिया ने कंपनी की। ये फैक्ट्री है क्या चीज? तो फैक्ट्री का मतलब यहां पर ये होता है, समझ लीजिएगा, फैक्ट्री का मतलब यहां पर ये है माल गोदाम। क्या कहते हैं? माल गोदाम। यहां अपना पूरा माल गोदाम रखते हैं, यानी पूरा अपना सामान रखते हैं। फैक्ट्री माल बनता है, माल बन करके इन फैक्ट्रियों में अपने स्थापित करते हैं। बाद में यही वजह हुई कि इनकी जो माल था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में प्रॉब्लम होती थी। यही कारण है कि उन लोगों ने बाद में भारत में रेल सेवा शुरू की थी। तो फिलहाल माल गोदाम, ये फैक्ट्री क्या होती थी? माल गोदाम रखने का स्थान होता था। यहाँ पर ये लोग कच्चा माल लेते थे, फिर बनाते थे, बना के रखते थे, फिर विदेशों में भेज देते थे। तो इस तरह से ये इनकी फैक्ट्रियां स्थापित हुई। उसके बाद ये लोग बंगाल की तरफ चलते हैं। बंगाल की तरफ चलते हैं तो ध्यान देना, बंगाल की तरफ चलते हैं तो बंगाल की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर बंगाल पर शाहजहां, ध्यान देना, शाहजहां शाहजहां ने साफ कह दिया था कि बंगाल पर शाहजहां ने साफ कह दिया था कि किसी भी यूरोपीय कंपनी को बंगाल पर व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यापारी कंपनी बंगाल पर अपना व्यापार नहीं करेगी। ध्यान देना, ये बात किसने कही? ये बात शाहजहां ने कही, क्योंकि ये लोग डिस्टर्ब करते थे। तो साफ साफ कह दिया था कोई भी फैक्ट्री स्थापित यहां नहीं होगी, ना ये अपना व्यापार करेंगे। लेकिन एक बार शाहजहां की पुत्री बीमार हो गई। शाहजहां की पुत्री यानी औरंगजेब की बहन बीमार हो गई। तो जब बीमार हो गई तो राज्य के सभी लोगों से, राज्य के सभी चिकित्सकों से इलाज करवाए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तब एक अंग्रेज डॉक्टर आया था, डॉक्टर ग्रेवियन बफ्टन। क्या नाम था? डॉक्टर ग्रेवियन ग्रेवियन बफ्टन। ग्रेवियन बफ्टन ये डॉक्टर था। इसने शाहजहां की पुत्री का सफल पूर्वक इलाज किया। क्या किया? शाहजहां की पुत्री का सफल पूर्वक इलाज किया। तो शाहजहां खुश हुआ। अब बादशाह लोग कहते थे बताओ क्या चाहिए, क्या मांगता हो भाई? तो इन्होंने कहा कि हमको बंगाल पर व्यापार करने की अनुमति दे दें आप कंपनी को। तो फिर ग्रेवियन बफ्टन को दो जहाजों के साथ व्यापार करने की अनुमति 1650 में दे दी। कब दी? अनुमति 1650 में शाहजहां ने दे दिया। अब ये लोग बंगाल पर भी अपना व्यापार करने लगे। बंगाल पर व्यापार करने लगे। फिर 1651 में बंगाल में ही 1651 में बंगाल में स्थान हुगली, अभी भी है बंगाल का एक स्थान हुगली। तो हुगली में 1651 में ब्रिजमैन, किसके नेतृत्व में? ध्यान रखना, के नेतृत्व में ब्रिजमैन के नेतृत्व में यहां पर एक फैक्ट्री स्थापित हुई। कहां पर? हुगली में। किसने स्थापित की? ब्रिजमैन ने स्थापित की। तो ब्रिजमैन के नेतृत्व में एक फैक्ट्री यहां पर स्थापित हो गई और इस तरह से ये लोग जो हैं बंगाल पर ही धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाने लगे। समझ आ रहा? उसके बाद
यहाँ पर औरंगजेब मुगलों का में और शाहजहां के बाद औरंगजेब की सत्ता आ गई थी। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। शाहजहां के बाद औरंगजेब की सत्ता आ गई थी। मुगल बादशाह जो बना उसका नाम था औरंगजेब। ध्यान देना, मुगल बादशाह जो बना उसका नाम था औरंगजेब। ठीक है, 1679 में, ध्यान देना, मैंने आप लोग को बताया था कि औरंगजेब ने जजिया कर लागू किया था। याद होगा आप लोग को, 1679 में औरंगजेब ने फिर से भारत में जजिया कर लागू कर दिया था। और 1680 में औरंगजेब ने आदेश दिया, 1680 में औरंगजेब ने आदेश दिया कि सभी कंपनियों सभी कंपनियों से सीमा शुल्क ना वसूला जाए। क्या कहा? सीमा शुल्क ना वसूला जाए। भैया, सीमा शुल्क जो कितना परसेंट था? सीमा शुल्क जो 2% है वो ना वसूला जाए। 2% जो लिया जाता था सीमा शुल्क, वो 2% जो है वो सीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी टैक्स नहीं लिया जाएगा, नहीं वसूला, न 2% ना वसूला जाए, ये कहा। लेकिन इसके बदले, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा, लेकिन इसके बदले ये नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसके बदले 1/2% जजिया कर वसूला जाएगा। 2% सीमा शुल्क नहीं देंगे, लेकिन 1.5% जजिया कर लिया जाएगा। अब देखा जाए, देखने में तो लग रहा है कि यार 2% ज्यादा है, 1.5% कम है, तो फायदे में नहीं, नुकसान में है। क्यों? क्योंकि जो सीमा शुल्क जो है वो उन्हीं लोगों से लिया जाएगा जो व्यापार करेगा, जो माल आएगा जाएगा उस पर टैक्स लिया जाएगा। लेकिन जजिया तो सबसे वसूला जाएगा, जो नहीं करेगा उससे भी लिया जाएगा। यानी जो व्यापार नहीं कर रहा वो भी दे रहा है, जो व्यापार कर रहा वो भी दे रहा है, यानी सबको जजिया देना पड़ेगा। हर अंग्रेज को देना पड़ेगा, हर फ्रांसीसी कंपनी को देना पड़ेगा, हर जो और भी कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, उनको सबको देना पड़ेगा। लेकिन विरोध किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने विरोध किया, नहीं ये तो गलत है, हम जजिया नहीं देंगे। जजिया तो जो यहाँ के मुसलमान हैं उनकी सुरक्षा के लिए, हिंदू जो है उनकी सुरक्षा के लिए दिया जाता है, हम जजिया नहीं देंगे हम। तो इसकी सुरक्षा की माफ, ये लोग जजिया माफ कराने के लिए, 1682 में 2 व्यक्ति जो है मद्रास से आए। ध्यान देना, जजिया को माफ कराने के लिए समझिएगा, 1682 में 1682 में जॉब चार्नाक और विलियम हीथ, ये 2 लोग, समझना मेरी बात को। 1682 में जॉब चार्नाक और विलियम हीथ, क्लियर? 2 लोग आए, एक विलियम हीथ और दूसरा जॉब चार्नाक। ये दोनों व्यक्ति आकर के मुगल अधिकारियों से मिले, मुगल अधिकारियों से मिले।
इन्होंने कहा कि हम नहीं कुछ कह सकते हैं, आप सीधे मुगल बादशाह से मिलिए। ये लोग मुगल बादशाह, ये लोग फिर मुगल बादशाह औरंगजेब से मिले, लेकिन औरंगजेब ने इनको आदेश, मतलब इनको छूट नहीं दी। समझिएगा मेरी बात को। औरंगजेब ने कहा नहीं, सबको जजिया देना पड़ेगा, हर व्यक्ति को जजिया देना पड़ेगा। ये लोग वापस बंगाल चले गए, बंगाल में थे, बंगाल वापस चले गए। जब ये वापस चले गए और वहां बहुत गुस्से में थे ये लोग कि हमको माफ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, जाए भाई हम व्यापार खाली करने आए, यहां रहने थोड़ी आए हैं। तो इस तरह की बातें जब इन लोगों ने कही और वहां जाकर के हुगली में जाकर के इन लोगों ने कांड कर दिया। क्या कर दिया? 1686 में वही वैसे ही घटना जैसे मैंने इंटरलोपर्स पीछे बताया था। इंटरलोपर्स, वो इंटरलोपर्स जो जो कंपनी से निकाले गए व्यापारी थे, अनाधिकृत व्यापारी ने लूट लिया था, उसी तरीके से बंबई की घटना मैंने बताई थी, उसी तरीके से 1686 में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने हुगली में मुगल जहाजों को लूट लिया था। सेम उसी तरह की घटना है। 1686 में ईस्ट इंडिया कंपनी में के अधिकारियों ने हुगली में मुगल जहाजों को यहां वास्तविक रूप से लूट लिए थे लोग। जैसे ही औरंगजेब ने पता चली, औरंगजेब ने सेना भेजी और यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी सेना को खदेड़ दिया गया। ये लोग यानी यहां पर मुगल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1686 में युद्ध हुआ और इस युद्ध में कंपनी पराजित और मुगल विजयी। ये कंपनी के लोग भाग करके कहा इन्होंने शरण ली, ये लोगों ने भाग करके शरण ली कहा, इन लोगों ने शरण ली जाकर के फुल्टा द्वीप, फुल्टा द्वीप में इन लोगों ने शरण ली। ये वही फुल्टा द्वीप है, याद करो आप लोग, ये वही फुल्टा द्वीप है जिसमें मैंने बंगाल के में पढ़ाया था कि जब बंगाल पर सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया था यानी अंग्रेजों पर, तो उसमें से मैंने बताया था कि वो भाग करके कहां छुप गए थे, जाकर के फुल्टा द्वीप। और फुल्टा द्वीप को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ज्वर द्वीप। इसको हम लोग ज्वर द्वीप कहते हैं, यानी बुखार वाला द्वीप कहते हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने, अंग्रेजों ने फुल्टा द्वीप में शरण ली और इधर मुगल जो है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने आदेश दे दिया कि इनको बंगाल पर व्यापार करने पर रोक लगा दी जाए, वैसे ही जैसे जैसे वहां किया था। लेकिन यहाँ के लोगों ने बादशाह को समझा लिया और 1.5 लाख रुपए लेकर के फिर से व्यापार करने की अनुमति मिल गई। कितना? कंपनी ने 1/2, 1.5 लाख, सॉरी 1.5%, 1.5 लाख रुपया मुगलों को देकर पुनः बंगाल में व्यापार शुरू कर लिया। यानी इस तरह से इनका व्यापार जो है वो चालू हो गया। लेकिन अब इनको टैक्स देना है तो देना, सबको टैक्स देना तो इनको भी देना। अब ये लोग भी टैक्स देने लगे, सब ठीक ठाक चल रहा था। फिर उसके बाद 1690 की घटना बताता हूं मैं आपको। सोलह सौ नब्बे में जॉब चार्नक
पुनः आया और इसमें 1691 में सूता नाती ये इस समय बंगाल में था, लेकिन इस समय ढाका में चला गया है। तो सूता नाती में एक फैक्ट्री स्थापित की। ठीक, इसी तरह से बंगाल में एक और है जो बांग्लादेश में चला गया, उसका नाम है बर्दवान। ध्यान देना, ये एक है नाम बर्दवान। ये इस समय बांग्लादेश में है। बर्दवान इस समय कहाँ है? बांग्लादेश में। पहले कहाँ था? बंगाल में, जब बटाली था। तो बर्दवान जो था, बर्दवान का जमींदार, यहां का जमींदार का नाम था शोभा सिंह। तो पहले ये समझ लें कि शोभा सिंह से पहले घटना समझ लें, थोड़ा से बहुत इधर उधर करके है कि मैं आसानी समझाने प्रयास कर रहा हूं आप लोग को। 1690 में जॉर्ज चर्नाक आया, सूता नाती में फैक्ट्री स्थापित की, मुगल बादशाह से मिला और मुगल बादशाह से उसने कहा कि हमें जो है अपनी फैक्ट्रियों, अपने किले की किलेबंदी करने की अनुमति दी जाए। किलेबंदी का मतलब होता है कि चारों तरफ सुरक्षा के तौर पर एक ऐसी दीवार को खड़ा करना और साथ में वहां पर अपने जो है सैनिकों को लगाना, इससे कहते हैं किलेबंदी करना, अर्थात सुरक्षा करना। तो औरंगजेब ने साफ मना कर दिया कि कोई भी कंपनी जो है वो अपनी किलेबंदी नहीं करेगी। कोई भी कंपनी किलेबंदी, चाहे कोई भी है, अकेले हम इंडिया की बात नहीं थी, सभी को कह दिया था आदेश। लेकिन बर्दवान के जमींदार शोभा सिंह ने 1696 में, समझना, 1696 में शोभा सिंह ने सूता नाती को लूट लिया था। समझिएगा, सूता नाती को लूट लिया। जब सूता नाती को लूट लिया तो तुरंत जॉर्ज चर्नाक फिर कहे कि देखिए, हम आपसे कहे थे कि इधर छोटे छोटे जो जमींदार टाइप के लोग हैं वो सब हम लोग को लूट ले रहे हैं, आप हमारी जो है किलेबंदी नहीं करने दे रहे हैं। तो 1698 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने सभी कंपनियों को किलेबंदी करने का आदेश दे दिया। मैं लिख देता हूं, ठीक है। सोलह सौ अट्ठानवे में औरंगजेब ने सभी कंपनियों को किलेबंदी करने की आज्ञा यानी परमिशन दे, कि सभी लोग जो है उनको मैं निर्देश दे देता हूं, मैं उनको निर्देश नहीं, मैं उनको मैं आज्ञा दे रहा हूं, परमिशन दे रहा हूं कि वो लोग किलेबंदी कर सकते हैं। और लोगों ने किलेबंदी करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जो ये इंडिया कंपनी मजबूत हो रही थी, बहुत शक्तिशाली हो रही थी। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी को, ध्यान देना, ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी वो सभी जगह की उसने किलेबंदी कर ली। हम लोग इधर थोड़ा से पीछे आते हैं, इंग्लैंड चलते हैं थोड़ा से वापस, पहले यही समझ लें, बाद में इंग्लैंड चलते हैं। 1698 में सभी को जब आदेश दे दिया तो औरंगजेब के पौत्र, जिसका नाम था अजीमुशान, समझना मेरी बात को, अजीमुशान, किसके? औरंगजेब के पौत्र अजीमुशान के आदेश पर, ठीक है, इब्राहिम खां जमींदार इब्राहिम खां
अजीमुशान के आदेश पर जमींदार इब्राहिम खान ने 1200 रुपए के बदले, कितना है 1200, ठीक है, 1200 रुपए के बदले कंपनी को सूतानाती, काली काटा, गोविंदपुर, ये 3 स्थान थे। कंपनी को सूतानाती, काली काटा, गोविंदपुर, ठीक है, इब्राहिम खान ने 1200 रुपए के बदले कंपनी को सूतानाती, काली काटा, गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। जमींदारी का मतलब होता है लगान वसूल करने का अधिकार। जमींदारी का मतलब होता है लगान वसूल करने का अधिकार। फिर समझना, किसके कहने पर? औरंगजेब के पौत्र बहादुर शाह प्रथम का पुत्र अजीमुशान के आदेश पर जमींदार इब्राहिम खान ने कितना, 1200 रुपए के बदले कंपनी को, 1200 रुपए कंपनी देगी वार्षिक, सूतानाती, काली काटा, गोविंदपुर की जो लगान वसूल करने का अधिकार है, अब ये लगान वसूल करेंगे। जमींदारी मतलब लगान वसूल करना। और इस तरह से इनको ये मिल गया। अब ये तीनों के पास, किसके पास हो गया? ये जाब चारनाक के पास हो गया। तो जाब चारनाक ने ये और ये, इन तीनों को मिलाकर जाब चारनाक ने कलकत्ता नगर की स्थापना की। समझ आ रहा आप लोग को? मैंने कहा जाब चारनाक ने कलकत्ता नगर की स्थापना की। क्लियर? तो इस तरह से कंपनी को सूतानाती, समझते चलिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, फिर सुन लीजिए। 1698 में औरंगजेब ने सभी कंपनी किलेबंदी करने की परमिशन दे दी थी। अजीमुशान के आदेश पर जमींदार इब्राहिम खान ने 1200 रुपये के बदले कंपनी को सूतानाती, काली काटा, गोविंदपुर, ये 3 स्थान थे, की जमींदारी दी, अर्थात लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया। यही कंपनी को 1600, यही स्थान को 1699 में जाब चारनाक ने कलकत्ता नगर की स्थापना की। इन्होंने 3 स्थान कौन कौन थे? तो इसलिए कलकत्ता का संस्थापक कौन है? तो आप कहोगे जाब चारनाक, जाब चारनाक, याद रखिएगा। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यही 1699 में ही कलकत्ता में, यानी बंगाल में, कलकत्ता में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। प्रेसिडेंसी का मतलब है कि सेना। प्रेसिडेंसी मतलब उनका एक मुख्यालय तो मद्रास था, लेकिन एक उनका ऑफिस यानी शाखा। तो बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई तथा यहीं पर एक किला भी स्थापित किया गया और उस किले का नाम था विलियम फोर्ट। क्या नाम था उसका? उस किले का नाम था फोर्ट विलियम। क्या नाम था? फोर्ट विलियम।
ये कहा था? कलकत्ता में था। कब स्थापित हुआ? 1699 में। और फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष कौन था? तो उस अध्यक्ष का नाम था चार्ल्स आयर। यहां का पहला अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष, यहां का प्रथम अध्यक्ष था चार्ल्स आयर। ये आयर। तो इस तरह से ये एक बंगाल की हुई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सोलह सौ अट्ठानवे में 1698 में इंग्लैंड में इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी व्यापारियों ने एक नई कंपनी स्थापित की जिसका नाम था जर्नल सोसाइटी। कंपनी का नाम था जनरल सोसाइटी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे कुछ ऐसे विरोधी जो इंग्लैंड में रहते थे, भाई व्यापार के विरोधी होते हैं, विरोधी व्यापारी जो होते हैं। तो मैंने क्या लिखा? इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी व्यापारियों ने एक नई कंपनी स्थापित की, का नाम था जनरल सोसाइटी। ये कंपनी भारत से व्यापार करना चाहती थी, लेकिन यहां अनुमति इनको नहीं मिली, इसलिए ये कंपनी भारत नहीं आ सकी। फिर 1700 में ध्यान देना, फिर 1719 में इंग्लैंड के सम्राट ने एक नई कंपनी स्थापित की। समझना, आप सम्राट ने भी स्थापित की। भाई माल कमाना सबको चाहता, हर आदमी चाहता है। तो इंग्लैंड के सम्राट ने एक नई कंपनी स्थापित की, ठीक है। और इस कंपनी की ओर से एक व्यक्ति आया था, उसका नाम था विलियम नॉरिस। एक कंपनी स्थापित हुई, पहले जान ले। इस कंपनी का नाम था मर्चेंट्स नाम अजीब है इसका। इसका नाम था मर्चेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया। मर्चेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये किसने स्थापित की थी? इंग्लैंड के सम्राट, जिनका नाम था विलियम तृतीय। सम्राट विलियम तृतीय, इन्होंने ये स्थापित की थी। इंग्लैंड के सम्राट विलियम तृतीय ने एक नई कंपनी स्थापित की। उस कंपनी का नाम था मर्चेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने विलियम नॉरिस को भारत भेजा, लेकिन इनको मुगल बादशाह औरंगजेब ने अनुमति नहीं दी। एक ही कंपनी से आजिज हो गए थे, तो इसलिए इनको अनुमति नहीं मिली। ये कंपनी वापस आई थी, लेकिन वापस चली गई, ठीक है। सॉरी, ये कंपनी आई लेकिन वापस नहीं गई, वापस नहीं गई, ठीक है।
तो सम्राट के कहने पर सत्रह सौ आठ में लॉर्ड गोडोल्फिन के सहयोग से पुरानी प्लस नई कंपनी का विलय हो गया। पुरानी और नई कंपनी का विलय हो गया। लॉर्ड गोडोल्फिन के सहयोग से पुरानी कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और नई कंपनी जो अभी मैंने बताया मर्चेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इन कंपनी का विलय हो गया, यानी सम्राट भी इसमें भागीदार हो गया। तो सम्राट, ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी में इंग्लैंड के सम्राट कब भागीदार हुए? तो कहोगे 1708 में। ठीक है, 1708 में इंग्लैंड के सम्राट भी ईस्ट इंडिया कंपनी में भागीदार हो गए और ये कंपनी जो है भारत में व्यापार करने लगी। लेकिन इस कंपनी का नाम बदल गया था। पहले कंपनी का नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये नाम था। ठीक है, अब कंपनी का नाम क्या हो गया? पहले था दी गवर्नर, अब नाम हो गया द यूनाइटेड। अब कंपनी का नाम होगा द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, दी गवर्नर एंड कंपनी, दी यूनाइटेड एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। दो चीज बदली है, गवर्नर और क्या नाम था? मैं पहले लिख दो, पहले नाम इसका क्या था? इसका पहले नाम क्या था? पहले लिख देता हूं, फिर क्लियर हो जाएगा। पहले इसका नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग, नहीं, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये कंपनी का नाम पहले था। शुरू में इस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी कहते, पूरा नाम ये है दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब क्या नाम इसका हो गया? अब यहां पर हो गया दी द यूनाइटेड, ठीक, द यूनाइटेड, बाकी यही रहेगा, एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ, ये लंदन के स्थान पर हो गया यहां पर इंग्लैंड। क्लियर हो गया आप लोग को? अब आपको क्या लिखना है? अब आपको यहां पर लिखना ये है द यूनाइटेड एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड, यहां लंदन लिखा, इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अब आप समझ गए होंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। तो पहले ये थी और बाद में ये हो गई, बस फर्क इतना है कि यूनाइटेड, यहां पर यूनाइटेड लगेगा और लंदन की जगह पर इंग्लैंड लगेगा, बस इतना करना है बाद वाली में। तो इस तरह से ये कंपनी जो है दोनों मिलकर के व्यापार करने लगी। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सत्रह सौ 15 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में, जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक दल, एक कंपनी का दल मुगल बादशाह फर्रुखसियर
के दरबार में आया। उस वक्त फर्रुखसियर जो थे वो बीमार चल रहे थे। फर्रुखसियर जो थे उस समय क्या थे, ये बीमार चल रहे थे, ये बीमार थे। जिस समय जॉन शुरमन के नेतृत्व में एक दल, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दल जो यहां अनुमति कुछ लेने आया था, उस समय फर्रुखसियर बीमार चल रहे थे। ठीक है, तो फर्रुखसियर का एक सफल पूर्वक इलाज किया। किसने इलाज किया? डॉक्टर हैमिल्टन। डॉक्टर हैमिल्टन डॉक्टर हैमिल्टन ने सफल पूर्वक इलाज किया। बादशाह ने कहा, बता भैया क्या चाहिए तुमका? तो वही ये लोग फायदा उठाते थे मौके का। तो कहा कि हमको जो है कुछ सुविधाएं चाहिए। तो इनको क्या सुविधाएं दी, देखिए। सत्रह सौ 17 में बादशाह फर्रुखसियर ने, समझना, बादशाह फर्रुखसियर ने कंपनी को एक दस्तक पत्र, दस्तक पत्र को हिंदी में कहते हैं पारपत्र, समझना, मैं भी समझाऊंगा। दस्तक पत्र दिया। दस्तक पत्र का मतलब यह है, इस पत्र के अनुसार वर्ष में कंपनी 3000 रुपया मुगलों को देकर, मुगल मतलब बादशाह को देकर, निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। यानी 300 रुपए एक बार हम जमा कर देंगे साल में। 300 रुपया कंपनी, यानी ऐसे समझो कि हम अंग्रेज हैं, यानी कंपनी व्यापार करते हैं। तो हम यहाँ के मोदी पास गए, मान लीजिए कि भैया हमको व्यापार करना है, तो हम आपसे कुछ अनुमति चाहते हैं। तो खुश, मोदी जी खुश हैं। तो जब खुश हैं तो हमने उनसे कहा कि हमें जो है निःशुल्क व्यापार करने दीजिए। कहा भाई कुछ तो जमा करो। कहा अच्छा ठीक है, 3000 रुपया हम देंगे। तो 3000 रुपया वर्ष में दे दीजिए, एक साल का 3000 रुपया दिया। लेकिन पूरे भारत में कहीं पर भी ये कंपनी, कहीं पर भी ये निःशुल्क व्यापार करेंगे, इनको टैक्स नहीं देना होगा। चाहे हम कहीं भी अपनी गाड़ी लेके चले जावे, हमको टोल टैक्स नहीं देना होगा। ऐसे समझो, कहीं लेके जावे, कहीं अपना हम माल लेके जाएंगे, हमको कोई टैक्स नहीं देना। तो उसे क्या कहते हैं? दस्तक पत्र। और दस्तक पत्र का ये भी कह दिया कि वो कंपनी जो है किसी भी अपनी कंपनी जो जिसको हेड ऑफिस वालों दी जाएगी, वो दस्तक पत्र अपने व्यापारियों, अंग्रेज व्यापारियों को दे सकती है। अब भाई दस्तक पत्र हम 3000 तो हमको जमा कर रहे हो, अब वो व्यापारियों से कितना ले रही, किसी से 1000 रुपए ले रही, किसी से 2000 ले रही, किसी 3000 ले रही, बहुत सारे लोग थे व्यापार। तो ये लोग क्या करते थे, अंग्रेज व्यापारी उसका दुरुपयोग करते थे। अपना माल जो है ये लोग दस्तक पत्र के द्वारा ये अपना माल सस्ता कर देते, तो भारतीय व्यापारी को नुकसान होने लगा। यही तो कारण था कि दस्तक पत्र के कारण मैंने बताया था पीछे कि मीर कासिम से युद्ध हो गया था बंगाल में। तो ये दस्तक पत्र किसने दिया था? तो याद कर लीजिएगा, दस्तक पत्र दिया था किसने? फर्रुखसियर ने। दस्तक पत्र का मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि 3000 रुपए के बदले कंपनी को निःशुल्क व्यापार करने की छूट मिल गई। इसे कहते हैं हिंदी में पारपत्र। कब दिया गया? 1717 में। और क्या मिला कंपनी को, ये भी देख लें। इसके अलावा नंबर 2 कर लें इसको आप। 10,000 रुपए के बदले
सूरत में निशुल्क व्यापार करने की अनुमति मिल गई। देखिए, पूरे भारत में तो निशुल्क कर सकते हैं, लेकिन मतलब जो व्यापार, जो बड़ा व्यापार होगा, कंपनी क्या करेगी, वो आपसे ले लिया, वो व्यापारियों को जो है वो दस्तक पत्र देगी। ये छोटे छोटे व्यापारी को, ये जो बड़ा काम है कि 10,000 रुपए के बदले सूरत में निःशुल्क व्यापार करने की भी अनुमति मिल गई। सूरत बच रहा था, सूरत भी ले लिया हम लोगों ने। और क्या लिया इन लोगों ने? इसके अलावा नंबर 3, कलकत्ता के आसपास की भूमि भी किराए पर लेनी शुरू कर दी। अब क्या है, इनको कलकत्ता में जो है, जो भूमि आसपास भूमि लोग किराए पर नहीं देते हैं, मुगलों बादशाह ने कह दिया कि भाई इनको भूमि किराए पे दे दी जाए, जो लोग नहीं देते हैं भारतीय। तो भूमि भी अब लेने की उनको अनुमति मिल गई। जो भूमि दे देते थे जो लोग बेचारे किराए पे, वो उन्हीं की भूमि हो जाती थी। जैसे वकील लोग कर लेते हैं ना, एक बार किराए पर रखा और बाद में उन्हीं का मकान हो जाता है। तो उसी तरीके से कलकत्ता के आसपास की भूमि किराए पर ले ली और बाद में इन्हीं की भूमि हो गई। तो ये कंपनी की सब चालें थी। और क्या दिया, ठीक है। और बंबई में टकसाल स्थापित कराया, जिससे अपने सिक्के जारी कर सके। मुगल सिक्के चलते थे, लेकिन मुगलों सिक्कों के लोग धीरे धीरे कम करके ये लोग अपना सिक्के चलाने चाहते थे। और यही कारण हुआ 1835-37 तक आते थे मुगल सिक्के चलना बंद हो गए। तो ये है आपका, ये मुगलों के। इसके बाद धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर एक अधिकार कर लिया। मैंने बताया था, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, फिर उसने जो है भारत पर धीरे धीरे राज कर लिया और 1847 में ये लोग भारत में यहां से चले गए। तो अब किसी कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है, पूछिए। अब किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। मैंने खोल दिया आवाज। हेलो, चलिए, किसी को पूछना है, क्लास ओवर कर दें। सर इंटरलोपर क्या होता है? हाँ बेटा, इंटरलोपर। आवाज धीरे थोड़ा तेज करिए। सर इंटरलोपर क्या होता है? समझ नहीं पा रहे, फिर क्या हो? इंटरलोपर। इंटरलोपर्स, इंटरलोपर्स होता है। कल आप नहीं थी क्या क्लास में? कल नहीं थी क्या? हाँ, तो ध्यान नहीं, आपको मैं बता देता हूँ। इंटरलोपर क्या होता है? इंटरलोपर्स, लोपर, इसको हिंदी में कहते हैं अनाधिकृत व्यापारी। इसका मतलब हिंदी में समझा देता हूँ ठीक से। ऐसे व्यापारी जिसको कंपनी ने कंपनी ने उन व्यापारियों को निकाल दिया हो, यानी बर्खास्त कर दिया हो, सस्पेंड कर दिया हो। क्लियर हुआ? जी सर। कहते हैं अनाधिकृत व्यापारी। और किसी को कुछ पूछना है? धीरज, महेश, कौन कौन है? महेश, घनश्याम, धीरज, रानी, अमित, अदिति, अश्वनी, राजेश। चलिए, तो चलो फिर। ये आज आपका, कल मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्रांसीसी। ये आपका वीडियो सेव हो गया है। अब आराम से इसको आप देख करके, एक एक मेरी आवाज को सुन करके, कोई चीज ऐसी होती है जो हम नहीं लिखते हैं, आपको लगता है कि इसको नोट कर लेना चाहिए, उसको भी नोट कर ले जा करिए। जितना डिटेल मैं इसमें पढ़ाता हूं, उतना ऑफलाइन में भी लेक्चर नहीं देता उतना अच्छा, ये जान लीजिए। आपको मैं जितना बेहतर लेक्चर इसमें दे रहा हूं,
कि उतना तो ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि हमको लिखाना भी होता है तो कुछ चीजें छूट जाती लेक्चर में, लेकिन इसमें हम एक भी चीज लेक्चर में नहीं छोड़ते हैं। ठीक है ना? तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद। जय मुगलों के सिक्के कब बंद हुए? 35 में। मुगलों के सिक्के 35 बंद हो गए थे, 1835 में। ठीक है, और कुछ? चलिए मैं ऑफ कर रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद।